Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. हाँ, आप बताइए। हाँ, तो सबसे पहले तो सुनील सर का और सप्तऋषि की टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया आज अपना कुछ पॉइंट रखने का इस वेबिनार में। और जैसा कि हम लोग आयुर्वेद ज्योतिष कर रहे हैं और आयुर्वेद ज्योतिष में D6 का बहुत बड़ा महत्व है। D6 चार्ट को लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं क्योंकि पराशर जी ने इसको अपने षोडश वर्ग में नहीं लिया है, लेकिन D6 चार्ट बहुत बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छे तरह से काम करता है। D6 चार्ट को जैमिनी ऋषि ने लिखा है अपने जैमिनी सूत्रम में और उसके कई उपयोग हैं। उससे आप पेंडिंग कर्मा भी बता सकते हो, उससे आप कोट जितने भी छठे घर के जितनी भी चीजें हैं वो सब हम D6 से देखते हैं। और D6 को हमेशा D1 के साथ कनेक्ट करके देखा जाता है। अलोन भी देख सकते हैं, बट D1 के साथ कनेक्ट करके देखने पर D6 के जो प्रिडिक्शंस निकलते हैं वो बहुत अच्छे निकलते हैं। तो उसी D6 को मैं बताऊंगा, उसके कुछ पॉइंट्स में जो उपयोग कर सकते हैं आप लोग आयुर्वेद ज्योतिष में, उसको मैं आज D6 के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी पावर पॉइंट को शेयर करता हूँ। तो ये रहा, और D6 जो है, तो मैं सीधा प्रिडिक्टिव टेक्निक्स के पे बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग चार्ट बना लोगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग चार्ट बना लोगे क्योंकि इतने सॉफ्टवेयर्स हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर जे हो रहा है और पराशर लाइट है, ये सारे सॉफ्टवेयर चार्ट दे देते हैं, तो वहां से आप चार्ट तो निकाल लोगे। तो मैं प्रिडिक्टिव टेक्निक्स की बात कर रहा हूँ कि कैसे इसको देखना चाहिए। तो जो D6 का लगन होता है और D6 का जो लगन लॉर्ड होता है वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा होने का मतलब है कि शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। अब शुभ ग्रह कौन से हैं? जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, बृहस्पति, बुध और शुक्र, ये शुभ ग्रह हैं। चंद्रमा को मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि चंद्रमा आपका मन है और आपका मन अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, तो चंद्रमा को शुभ ग्रहों में नहीं लेना है। अब बात आती है कि और कौन शुभ ग्रह हो सकते हैं। तो लग्नेश जो होगा, किसी भी लगन का लग्नेश या फिर किसी भी भाव का जो स्वामी होता है वो उस भाव के लिए शुभ होता है। तो यहाँ पर लग्नेश जो होगा D6 का वो, और जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं वो भी लेंगे बेनिफिक एसोसिएशन के लिए D6 में। अब अगला पॉइंट ये है कि जो बेनिफिक्स होते हैं, जो मैंने अभी बेनिफिक्स की बात बताई, उन बेनिफिक्स को केंद्र में होना चाहिए। वो शुभ ग्रह केंद्र में हो तो बहुत अच्छा है, अगर केंद्र में नहीं है तो वो शुभ ग्रह त्रिकोण में होने चाहिए। अगर ऐसा होता है कुंडली में तो कोई भी बीमारी हो, ठीक है, कितनी भी बुरी बीमारी हो, उसका जो रिकवरी होती है वो अच्छी होती है। या फिर अगर बीमारी है, अगर क्रोनिक इलनेस है, तो फिर वो बहुत परेशान नहीं करेगी, वो आपको स्टेबल रखेगी, आप अपना नॉर्मल लाइफ जी सकोगे, बेड रिडन नहीं होगा इंसान। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो हमारे जन्म की दशा हमें मिलती है
जन्म में जो चंद्रमा का जो नक्षत्र होता है उससे हमें दशा मिलती है, और वो दशा का जो लॉर्ड होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। दशा का लॉर्ड, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा, ये सारी चीजें निकल जाएंगी हम बनाएंगे तो चंद्रमा के नक्षत्र से। इन दशा लॉर्ड्स को हम D1 में देखेंगे और D6 में देखेंगे। ये दोनों में देखेंगे कि ये कैसे हैं और ये क्या बता रहे हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए और भी बहुत चीजें बताएंगे, लेकिन D6 में पर्टिकुलरली ये जो है वो आपके स्वास्थ्य को बताएंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा होगा और कैसी बीमारियां आपको लग सकती हैं। वहीं पर अगर इनका कनेक्शन 8वें घर से हो जाए, जन्म के जो दशा आई है उससे इनका कनेक्शन 8वें घर से हो जाए, लगन में और D6 दोनों में अगर होगा, तो फिर वो क्रोनिक इलनेस देते हैं, ना ठीक होने वाली बीमारी वो दे देते हैं। ये जन्म से भी हो सकता है या फिर जन्म के कुछ समय बाद वो ऐसा पता चले कि ये एक ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं होगी। लेकिन उसके लिए जो दशा हमें मिली है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा तक आप जा सकते हो, प्राण दशा भी जा सकते हो, ये सारे जो है वो 8th हाउस से कनेक्टेड होने चाहिए, तभी ऐसा होगा कि बीमारी जो है वो जन्म से आ जाएगी और वो फिर ठीक नहीं होगी। ठीक है। और सबसे अंतिम जो पॉइंट है आज का वो है कि D1 का जो लग्नेश है, ठीक है, जो राशि कुंडली है हमारी, जो सबसे बड़ी कुंडली होती है 2 घंटे की, उसका जो लग्नेश है और जो लगन है वो दोनों D6 में अच्छे बैठे होने चाहिए। अच्छे बैठने का मतलब है कि त्रिकोण में हो, केंद्र में हो, या फिर उपचय भाव में भी होंगे तो फिर वो ठीक है। उपचय में छठा भाव नहीं लेंगे। तो अगर ऐसा भी है कि D1 का लग्नेश या फिर D1 का लगना का जो साइन आया है, किसी का अगर कुंभ लगन है, मीन लगन है, तो ये राशियां भी अच्छे भाव में होनी चाहिए, क्योंकि अगर राशि 6ठे 8वें भाव में जाएगी तो D1 का लग्नेश पापी हो जाएगा D6 में जाकर। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी अंतिम बताया। चारों ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत मेजर पॉइंट्स हैं। इनसे अगर इन्हें यूज किया जाए तो आपकी प्रिडिक्शन फेल नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत मेजर पॉइंट्स है, ये फेल नहीं होते। 99.99% टाइम सही होंगे, रेयर केसेस होंगे जहाँ पर ये पॉइंट्स फेल हो जाएंगे। ठीक है। तो मैंने ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लिए हैं, इसके ऊपर और भी आगे चलकर बात करूंगा, लेकिन आज के लिए सिर्फ मैं 2 ही एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ कि आप कैसे इसे देख सकते हो। तो पहले एग्जांपल में हम एक कुंडली मैंने ये ली हुई है। इस कुंडली में क्या है कि ये बच्चा जब पैदा हुआ तो इसको बीमारी है ऐसी कुछ कि इसका दिमागी विकास बहुत कम है। ये आज 89 का बर्थ है और 2021 चल रहा है। आज भी ये बच्चा सिर्फ 7 साल के बच्चे जैसा बिहेव करता है, मतलब इमेच्योरिटी बहुत ज्यादा है। और ये ठीक नहीं होगा, बहुत इनके माँ बाप ने बहुत जगह गए लेकिन इसकी कोई इलाज नहीं मिली। तो देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ इस बच्चे के साथ, और यही बीमारी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ही इसे क्यों मिली। तो अब इसका D6 चार्ट है हमारे पास। ये D1 से हमें उतना मतलब नहीं है क्योंकि D6 कर रहे हैं। तो D6 चार्ट में देखेंगे कि D6 में कौन सा लगन आ रहा है। तो D6 में लगन कुंडली का द्वादश भाव जो है धनु राशि, वो D6 में आ गई। तो ये शुरुआत खराब हो गई कि जो लगन कुंडली का बुरा भाव है, 12वां भाव, ऋक भाव, वो आ गया D6 के लगन में। तो ये शुरुआत खराब हुई। अब दूसरी चीज हमने कहा था कि D1 का जो लग्नेश है यहाँ पर, तो D6 में हम देख रहे थे कि जो लगन कुंडली का 12वां भाव है वो D6 के लगन में आया है, तो ये शुरुआत खराब हुई है। और जो लग्नेश है, जो शनि यहाँ पर मकर लगन आ रहा है D1 में, वो D6 में 8वें भाव में चला गया और वक्री भी है ये शनि। तो ये बहुत बुरी शुरुआत हुई है स्वास्थ्य के लिए, जातक के लिए। और यहाँ पर अगर ये 8वें भाव में आया है शनि, चंद्रमा की राशि में आया है, तो 8वें से इसका सीधा सीधा संबंध आ गया। तो कुछ ऐसी बीमारी है जो कि ठीक नहीं होगी, ये यहीं से थोड़ा पता चल रहा है, लेकिन आगे इसे कंफर्म करेंगे। तो शनि 8वें में कर्क राशि में चंद्रमा की राशि है, तो मन से संबंधित कुछ हो सकता है। अब चंद्रमा चला गया मिथुन राशि में, जो कि बुध की राशि है। तो ये दोनों ही जो केंद्र बन रहा है अब, ये मन से संबंधित या फिर दिमाग से संबंधित कुछ आ रहा है, क्योंकि डिस्पोजिटर मैंने देखा यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें रोकता हूँ। अब दूसरा पॉइंट लगाते हैं कि आगे क्या हो रहा है, कि अब हम D6 को इंडिविजुअली देखेंगे कि D6 इंडिविजुअली क्या हो रहा है। D6 में धनु लगन था, धनु लगन से बृहस्पति जो है वो लग्नेश है और वो लगन को देख रहा है। तो ये बृहस्पति कुछ प्रोटेक्शन कर रहा है। तो ये बच्चा जो है
ये अपने परिवार के साथ ही रहता है और बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसका विवाह नहीं होगा क्योंकि ये दिमागी रूप से कमजोर है। और भी चीजें हैं, डिपेंडेंट है टोटली ये। तो लेकिन ये बृहस्पति इसे बचाया, वरना हो सकता था कि ये किसी असाइलम में या फिर किसी बहुत बुरी स्थिति हो सकती थी, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था क्योंकि दिमाग की बात है। अब हम आगे का चीजें देखेंगे कि इसका जन्म किस उसमें हुआ, दशाओं में हुआ। तो इनका जो जन्म हुआ था वो राहु शनि राहु में हुआ था। अब राहु शनि राहु को हम D6 में देखेंगे कि ये कैसे हैं, कहाँ पर ये जा रहे हैं। तो राहु जो है वो पंचम में बैठा हुआ है, और राहु यहाँ पर जुपिटर के साथ है और वीनस के साथ है। वीनस 6th लॉर्ड है, तो ये उतना अच्छा नहीं है, बट जुपिटर के साथ है तो फिर वो फेवरेबल भी है थोड़ा। राहु का जो डिस्पोजिटर है, क्योंकि राहु डिस्पोजिटर से ही रिजल्ट देता है, मैं राहु केतु की दृष्टियों को नहीं मानता हूँ। तो राहु यहाँ पर डिस्पोजिटर से रिजल्ट देता है, और मंगल उसका डिस्पोजिटर है। मंगल चंद्रमा को देख रहा है, जो कि सप्तम में बैठा है, चंद्रमा अष्टमेश है, तो राहु का संबंध अष्टम से आ गया। अब यहाँ पर शनि को देखेंगे कि शनि कहाँ पर गया है। शनि जो है वो अष्टम में ही जाकर बैठा हुआ है, और शनि का जो राशिश है वो भी उससे 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो शनि का भी अष्टम भाव से संबंध आ गया। अब हम फिर राहु, उसका प्रत्यंतर दशा लॉर्ड राहु ही था, तो राहु को हमने डिस्कस किया है। एक नजर मैं D1 पर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे हो रहा है। D1 में राहु जो है वो अष्टम भाव के में बैठे हुए शुक्र से देखा जा रहा है। तो यहाँ पर भी राहु का सीधा सीधा संबंध अष्टम से आ गया। शनि जो है वो वक्री है, और शनि वक्री होकर 12वें और 6ठे भाव से सीधा संबंध बना रहा है, और नक्षत्र में है पूर्वाषाढ़ा। और पूर्वाषाढ़ा का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो बैठा हुआ है 8वें में वीनस। ठीक है, तो D1 और D6 दोनों में अष्टम भाव से संबंध आया। तो ये बच्चा जो है ये बीमारी अपने पिछले जन्म से लेकर आया था, और पैदा होते ही इसे बीमारी थी ये। और ये क्रोनिक भी है, क्योंकि अष्टम भाव अपना ऐसी बीमारियों का होता है जो ठीक नहीं हो। अब हम देखेंगे इसका कि इसका आगे का क्या है। तो शुभ ग्रह कितने हैं इसके D6 में। तो शुभ ग्रह इसके D6 में केंद्र में एक भी नहीं है, और बृहस्पति और शुक्र जो है वो पंचम में बैठे हुए हैं। बृहस्पति लगन को देख रहा है, तो बृहस्पति लगन को देखना एक अच्छी बात है, और वो सिचुएशन को बहुत बदतर नहीं बना रहा है, वरना ये लड़का कुछ भी कर सकता था। ठीक है, तो इस तरह से D6 का एनालिसिस हम कर सकते हैं। अगला जो एग्जांपल मैं दूंगा वो टाइमिंग के ऊपर भी होगा कि D6 से टाइमिंग कैसे करेंगे, कि कब आपको रोग होगा या फिर कोई एक्सीडेंट होगा, वो देखेंगे D6 में अगले एग्जांपल से। तो अगला एग्जांपल, ये एग्जांपल जो है ये सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का है। और हम सभी को पता है कि 1982 में जुलाई के महीने में इनको कुली पिक्चर के दौरान पेट में बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इनके पेट में चोट लगी थी। तो अब इनकी कुंडली का हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्यों हो रहा है, किस दशा में हुआ, और क्यों ये ठीक हो जाते हैं। बहुत बार ये अस्पताल के चक्कर लगे हैं, बहुत इनके ऑपरेशन हुए हैं, उसके बाद से बीमारी तो ठीक हुई, लेकिन फिर इनको हेपेटाइटिस बी का भी बहुत एक इन्फेक्शन आ गया, जिसकी वजह से ये आज तक जूझ रहे हैं। सिर्फ 25% लीवर पे ये इंसान जिंदा है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे कि कैसे ये बचा हुआ है, आखिर इतने समय तक कैसे रिकवरी हो रही है। तो यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था इनका शनि, सूर्य और बुध की दशा में। शनि जो है वो D1 का लग्नेश है और द्वादशेश भी है, तो वो तो ठीक है। D6 में अगर हम शनि को देखें तो यहाँ पर शनि बाधकेश है और दशमेश है, और मार्केश के साथ दशम में बैठा है, वक्री है। तो यहाँ पर शनि की स्थिति एक तरह से मेलेफिक है। अगर मैं एरीज असेंडेंट को लूं तो एरीज के लिए शनि बाधकेश और अच्छा नहीं होता है। अब हम सूर्य को देखेंगे कि सूर्य की क्या स्थिति है। तो सूर्य जो है वो D6 में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा बुरा है। D1 में तो वो अष्टम में बैठा ही हुआ है मार्केश होकर के, लेकिन D6 में जो सूर्य है वो पंचमेश है, और षष्ठेश बुध के साथ अष्टमेश के साथ वो 11वें भाव में बैठा हुआ है। तो ये सीधा सीधा बीमारी को बताता है, बहुत बुरे योग में है। पंचम भाव बुरी तरह से पीड़ित है, क्योंकि पंचमेश और पंचम दोनों 6ठे और 8वें भाव के संबंध में है। तो ये 8वां भाव एक्सीडेंट भी दिखाता है, और 6ठा भाव उसकी
गंभीरता को भी बताता है। दोनों चीजें जो हैं वो सूर्य में दिखती हैं। और प्रत्यंतर दशा थी बुध की, तो बुध जो है वो छठे घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है। तो बुध में भी पाप बहुत ज्यादा है D6 में, और बुध भी इस इवेंट को क्लियरली कंफर्म कर रहा है। अब आप देख सकते हो कि कितना अच्छा D6 इवेंट को टाइम भी करता है, किसी भी इवेंट को, या वो बीमारी हो या फिर आपका कोई भी रोग हो। इस तरह से D6 से इवेंट टाइम भी हम लोग कर सकते हैं। अब इनकी रिकवरी क्यों इतनी अच्छी होती है? रिकवरी अच्छी इसलिए होती है क्योंकि आप देखिए कि इनके D6 में शुक्र केंद्र में है, बृहस्पति केंद्र में है, ठीक है, ये दोनों ही शुभ ग्रह केंद्र में हैं। और इनका जो लग्नेश है D6 का, वो 11वें भाव में बैठा है। ठीक है, पहले तो यह है कि केंद्र में शुभ ग्रह हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि केंद्र में शुभ ग्रह हैं तो रिकवरी अच्छी होगी, चाहे जितनी भी बीमारी आ जाए। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। अब हम ये देखेंगे कि 11वें भाव में इतने ग्रह हैं। 11वां भाव ग्रोथ का है, उपचय भाव है, वो किसी भी चीज का ग्रोथ करा देगा। अगर आप शैतान हो तो आपकी शैतानी का ग्रोथ होगा, और अगर कोई अच्छा इंसान है तो उसकी अच्छाइयों का ग्रोथ होगा। यहाँ पर जो 11वां भाव है वहां पर षष्टेश है, अष्टमेश है और पंचमेश है। और ये जो है ये पूरे लगन का ग्रोथ बताता है। 11वां भाव कि आपका लगन में कैसे कैसे योग बने, उन सब का ग्रोथ करवाता है। अब मैंने कहा कि ये जो शुभ ग्रह बैठे हुए ये रिकवरी दे रहे हैं, ये इस रिकवरी का भी ग्रोथ करवा रहे हैं। और साथ ही साथ जो दुर्योग बैठे बने हुए हैं कुंडली में D6 में, ये इनका भी ग्रोथ करवा रहे हैं। दोनों का ग्रोथ हो रहा है 11वें भाव में इतने ग्रह होने की वजह से। तो जो लोग सोचते हैं कि 11वें भाव में ग्रह बैठा हुआ है तो बहुत ग्रोथ है, बल्ले बल्ले है, वैसा नहीं होता है। वो दोनों का ग्रोथ करा देता है, आपकी बुरी चीजों का भी करा देगा और अच्छी चीजों का भी करा देगा। वो कुंडली के पूरे योग पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे रिकवरी हो रही है शुभ ग्रहों से, और कैसे 11वां भाव ग्रोथ दे रहा है, लेकिन दोनों चीजों का दे रहा है, क्योंकि जैसी कुंडली है वैसा ग्रोथ होगा उसका। तो इस तरह से हम D6 को देख सकते हैं। ये बहुत मैंने बेसिक बताया है D6 का। D6 में और भी चीजें हैं, D27 से यूज करते हैं उसे, D3 का भी यूज करते हैं और D30 का भी यूज करते हैं D6। ये सारे चार्ट साथ में यूज होते हैं, तब पिन पॉइंट हो पाता है कि कौन सा रोग जो है वो किस एरिया में होगा, अंदर होगा कि बाहर होगा। ठीक है, तो D6 वन ऑफ द चार्ट है उसको यूज करने का, और ये काम करता है। तो ये था आज का मेरा एक्सप्लेनेशन D6 के ऊपर। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए। हाँ, क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए, और कोई सवाल है, कुछ भी है पूछिए। जो फर्स्ट एग्जाम्पल था, हाँ उसमें एक्चुअली मुझे सारा चीज समझ में आ रहा है, बट ये समझ में नहीं आ रहा है कि ग्रोथ क्यों नहीं हुई। मतलब कि किस पर्टिकुलर प्लेनेट के इम्पैक्ट से ग्रोथ रुक गई, वो 7 ईयर्स पे रह गया। हाँ, बच्चे की। हाँ, वो देखिए क्या है ना, इसमें बहुत से योग हैं अभी। अगर आप इसका D1 देखोगे तो D1 में इसका पंचमेश केतु के साथ बहुत ज्यादा क्लोज युति में होकर बैठा हुआ है। ठीक है, केतु जो है वो 2 डिग्री का है, 14 मिनट का है, और शुक्र जो है वो 3 डिग्री 18 मिनट का है। तो इतना बुरी पीड़ा आ गई। दूसरी चीज ये है कि चंद्रमा मार्केश है, ठीक है, वो चला गया, शुक्र को देख रहा है। तो ये एक तो बहुत बुरा योग बना जिसमें इसका जन्म हुआ। दूसरी चीज ये है कि D6 में जितने भी प्लैनेट्स हैं, मैंने कहा था कि ग्रोथ यहाँ पर इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इसकी जो बीमारी आई, ठीक है, पहले तो हमने 8वां भाव देखा कि बीमारी आई कहाँ से। अब उस बीमारी का क्या कोई सेफ्टी फैक्टर है? वहां पर फैक्टर ऐसा नहीं था जो कि इसको सेव कर सके। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कारण है कि इस बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई। और भी काफी चीजें हैं, अगर मैं D27 D30 देखूंगा, आप इसे एक्सरसाइज करिए, ठीक है, वहां पर आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ पे वीनस इतना ज्यादा खराब है तो पेंडिंग कर्मा भी इसका निकाला जाएगा, तो फिर वो आएगा लड़कियों से रिलेटेड कुछ। ठीक है, तो ये भी कारण था कि इसकी ग्रोथ, शनि चला गया 12वें भाव में। ठीक है, तो ये भी अच्छा चीज नहीं है। यहाँ पर तो बुरी तरह से पिटा हुआ है D6 में लग्नेश। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं। बेसिकली काफी कुंडलियों में आपको, या मतलब जो हमने देखा है कि लग्नेश 12वें घर में मिल जाता है। हाँ हाँ, और 5th लॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे केतु के साथ जो वीनस है वो राहु के तो एक्सिस पर है, चंद्रमा भी देख रहा है।
बट बेशक यहाँ पे बृहस्पति 12वें घर का स्वामी बृहस्पति भी तो लग्नेश को देख रहा है, वो क्या इतना डैमेज कर देगा सर कि इसका मानसिक ग्रोथ ही नहीं होगा सर? देखिए बात यहाँ पर यह है कि पंचमेश की एफ्लिक्शन को आप देखिए कि पंचमेश स्लो लर्नर हो सकता है हाँ। बच्चा। ठीक है आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप देखिए कि इनका चंद्रमा कितना, चंद्रमा शनि भी देख रहा है और मंगल भी देख रहा है, ठीक है, और इसको दशा लगी राहु की जो कि चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। दशा जो बर्थ पे लगती है वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी प्रधानमंत्री होते हैं जो काफी ख्याति पाते हैं, सबका बर्थ 10वें घर से जुड़े हुए ग्रहों में होता है। तो दशा जो आपको जन्म के समय मिल रही है वो पूरी की पूरी लाइफ बता देती है कि क्या होने वाला है। वो सबसे बड़ा पेंडिंग कर्मा बताती है कि इस जीवन में है क्या। तो यहाँ पर जो इसका जो दशा इसको मिली ना वो बहुत खराब थी, क्योंकि ऐसा तो बहुत बच्चों का होगा योग उस दिन, सबको तो वो दशा नहीं मिलेगी। चंद्रमा का नक्षत्र बदल जाएगा, पद बदल जाएंगे, दशा बदल जाएगी, वर्ग भी बदल जाएंगे। इसीलिए D6 में उसे देखना, D60 में देखना, फिर वो कंफर्मेशन वहां से आ जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। जी सर समझा, बट एक बार वो आप जैसा कि प्रैक्टिस तो करना पड़ता है सर। आंसर मिल गया बट अपने लेवल से कितना इसको ग्रेस्प कर पाते हैं वो भी जरूरी है ना। और सर D6 बनाने के लिए टाइम की एक्यूरेसी कितनी जरूरी है? जैसे कि D9 के लिए फिर भी हम 2 से 3 देखिए D6 जो है वो आपके D3 का आधा है, ठीक है। म्यूट कर लीजिए। D6 जो है वो आपके D3 का आधा है, तो 5 डिग्री का एक D6 बनता है। और हम लोग 13 मिनट में एक नवांश, अप्रोक्स 13 मिनट में एक नवांश बदलता है। तो आप समझ लीजिए कि 20 या 22 मिनट की फर्क पर D6 में चेंज आएगा। ठीक है सर, थैंक यू। सर मैं पूछूं? मेरे पास भी सिर्फ एक चार्ट है ना जिसमें बच्चा मेंटली डिसेबल्ड है, तो इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि ये अगर यहाँ पे काम कर रहा है तो बेसिकली वहां पे भी दशाएं वगैरह चीजें देखना बनेगा। वो बाय बर्थ ही डिसेबल्ड है। उसका जन्म का, अगर वो जन्म से वैसा है तो उसका जन्म से दशा में दिखेगा, ठीक है। और आप नवांश और D1, D6, D60 तक तो नहीं देखता है कोई, ठीक है, लेकिन आप D30 तक भी अगर आप देख लो कंफर्मेशन के लिए तो फिर आपको मिल जाएगा। वैसे D1 में भी ये दिखता है कि चंद्रमा पीड़ित है, माँ को या फिर मन को दिक्कत है, ठीक है, तो ये D1 में भी दिखता है। जी थैंक यू सर। और कोई सवाल? बच्चन जी के केस में देखेंगे उसको लीवर क्यों डैमेज हुआ? मैंने कहा कि देखिए अभी यहाँ पे बहुत बड़ा प्रिंसिपल देने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। आप देखिए जुपिटर इनका बैठा हुआ है 7वें घर में D6 में। जुपिटर इनको प्रॉब्लम, जुपिटर आपका लीवर बताता है। 7वां घर मासेस का है, ये शनि से दृष्ट है, वो भी वक्री शनि से। इलाज के वक्त इनका क्या हुआ कि इनको मासेस से हेपेटाइटिस बी का वायरस मिल गया, इन्फेक्शन आ गया, शनि पॉल्यूट कर दिया। ये सबसे बड़ा ये सूत्र है कि जुपिटर कैसे काम कर रहा है यहाँ पर 7वें घर में बैठकर। जुपिटर है ना लीवर का कारक। आप समझे कि नहीं मेरी बात को? अरुणा मैम? हाँ जी समझे। तो ये कहाँ वायरस कहाँ से रहा है? ये आ रहा है आपका मासेस से, किसी ने इनको ब्लड दिया और जुपिटर 7वें में बैठा हुआ है, शनि देख रहा है, हो गया बेड़ा गर्क, वहीं से समस्या आ गई। ब्लड तो मंगल से देखेंगे ना, ब्लड किसने दिया? ब्लड मंगल, मासेस से 12th हाउस का लॉर्ड है ये जुपिटर। इलाज के वक्त 12वें से अष्टम में आया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। जब कभी भी 12th लॉर्ड आ जाए 7वें में ना, ठीक है, तो इलाज के लिए आप जाओगे और आपको इलाज में कुछ ना कुछ गड़बड़ डॉक्टर ही कर देगा। अगर 12वें का मालिक 7वें में है, आप चेक करिएगा इसको। और एक चीज मैम, ये जो शनि जो देख रहा है ना बृहस्पति को, हाँ 10वीं दृष्टि से, हाँ आप देखिए कि 11वें घर में जो मार्स है ये उसका डिस्पोजिटर भी बनता है। कल मैंने आपको एक रूल बताया था ना कि वो एनर्जी पास आउट होती है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये एनर्जी पास आउट हो रही है। आप खून देख रही थी ना, मार्स देखिए वहां है ना।
और देखिए जो केतु है, केतु के साथ चंद्रमा है जो खून के फ्लो को दिखाता है। वहां देखिए राहु केतु दोनों है थर्ड हाउस में, वो भी जुपिटर को देख रहे हैं, है ना। देखिए तो इस तरह से आपको जब आप कैलकुलेशन करेंगी तो आपको समझ में आएगा। बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको साइन के नॉलेज है, नक्षत्र के बेसिक नॉलेज है कि नहीं, वो बहुत जरूरी है ज्योतिष करने के लिए। और कोई सवाल? और कोई सवाल नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यशराज जी। बहुत बहुत आपका भी मुझे गाइड करने के लिए। थैंक यू सर।